नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विकास कुमार, लेकर आ गया आपके लिए एक धमाकेदार करंट अफेयर शो। जैसे कि आपको पता है कि हमारा ऑनलाइन करंट अफेयर्स और डेली स्टैटिक जीके का पार्ट, साथ के साथ करंट अफेयर्स, देश दुनिया की खबरें, इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज, साथ ही राज्य सरकारों के मुद्दे, सभी जानकारी आपको इस सेशन के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। तो आपका मैं करता हूँ श्री जी क्लासेज ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा हार्दिक स्वागत, और उम्मीद ये करूँगा आपसे दोस्तों, साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, कि इस सेशन को जल्दी से जल्दी शेयर कर दो, सबको इनवाइट कर लो और बुला लो कि बोल दो भैया बहुत अच्छा मौका है, लॉकडाउन लगा है, पढ़ लो, आप भी पढ़ लो, हम भी पढ़ लेते हैं, सर को भी मोटिवेशन मिलता रहेगा और हमें भी थोड़ा सा ज्ञान मिलता रहेगा, थोड़ा सा हमारे लिए ये मेहनत चलती रहेगी, आपके लिए दिन रात हम मेहनत कर ही रहे। तो उम्मीद करता हूँ एक बार धमाकेदार इसको सेशन को शेयर कर दीजिए। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब आपके होने चाहिए। उम्मीद यही बनी रहेगी, आपका प्यार एंड सपोर्ट हमारे लिए एक मोटिवेशनल का जरिया होता है, इसी के कारण हम आपके लिए ये सारी चीज़ें लेकर आते हैं। हम करते हैं आज का सेशन स्टार्ट, और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले देखेंगे हम मोटिवेशन लाइन, और मोटिवेशन लाइन देखते हैं दोस्तों। तो पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दम के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। तो आपको भी पसीना लाना है, इतनी मेहनत करनी है, मेहनत करोगे, तपोगे, जलोगे, मेहनत करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। कैसे आगे बढ़ोगे? लॉकडाउन में घर बैठे कुछ बच्चे तो, और कुछ बच्चे कर रहे हैं दिन रात मेहनत। मैंने देखा है वीकली करंट अफेयर्स में कितने लोग आंसर कर पाते हैं, वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो मेरे साथ पूरे सप्ताह जुड़ते नहीं है, आते हैं 2 मिनट देखते हैं चले जाते हैं, मजा नहीं आ रहा, उनको मजा चाहिए। अब बताओ मजा कैसे लेकर आए? मूवी तो कोई चल नहीं रही जो मजा लेकर आया आपके लिए, है ना? तो ये पढ़ने की चीजें हर किसी की बस की बात वैसे होती नहीं है पढ़ाई, लेकिन जो पढ़ता है और जो ही आगे बढ़ता है। आपको पता है कि अभी लॉकडाउन के हालात क्या है, नौकरी जो गवर्नमेंट जो नौकरी है उन्हीं को अच्छा मुकाम मिला हुआ है, वो अच्छे अपनी जिंदगी जी रहे हैं, और सबकी हालत आपको देख लो कितनी टाइट हो रही है। पढ़ना तो पड़ेगा, लॉकडाउन को एक अच्छा अवसर बना लो, और एक अच्छा अवसर बनाकर इसके लिए तैयारी करते रहो। आने वाली कोई सी भी आपकी परीक्षा हो, उस परीक्षा में आप बैठो और अपना सपना पूरा करके निकल जाओ, भीड़ से अलग हो जाओ, है ना? ये ऐसा जुनून होना चाहिए दोस्तों, इसी के लिए आपके साथ हम मेहनत कर रहे हैं, और आप भी इसी दिन रात मेहनत करो, नोट करते जाओ। जितना अच्छा नोट करोगे उतना अच्छा रिवीजन कर पाओगे, जितना अच्छा रिवीजन कर पाओगे उतनी अच्छी आपको सफलता मिलती जाएगी। ये देखिए आपके सामने हमारे प्यारे भाई सुनील मीणा, जिनका राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन हो गया है, इनका और उनके घर वालों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, इनके परिवार वालों का। इन्होंने अपने माता पिता का नाम रोशन कर दिया। ये हमारे घर पड़ोस में ही कोटा है, कोटा के पास में तीरथ गाँव के रहने वाली है, और कोटा सिटी से इनकी 3rd रैंक आई है दोस्तों। इनका नाम है सुनील मीणा, और इन्हें हार्दिक जो इनका जो श्रेय दिया है वो हमारी श्री जी क्लासेज स्पेशल विकास सर, RCM सर, राकेश सर को दिया हुआ है। और जिसके साथ इनके भाई, हमारे प्यारे भाई, जो इनके लिए भी आप तालियां बजा दो, इनका भी सिलेक्शन हुआ है। इनका नाम है अशोक मीणा, शिवराज मीणा और मनीष बेरवा। इन तीनों भाइयों का भी कोटा सिटी से सिलेक्शन हो गया राजस्थान पुलिस में। एक दिन आपका भी यहाँ पर नाम होना चाहिए, बोर्ड में मैं होना चाहिए, और मैं आपका नाम यहाँ पर बताऊंगा कि किन का सिलेक्शन कैसे हुआ है। आप में से ही कोई होगा जिसका नाम यहाँ पर बहुत जल्दी आने वाला है। तो आप में खुद को जुनून जगाना है और देखना है कि आप में कितनी दृढ़ निश्चयता है आगे बढ़ने की और यहाँ पर आने की। स्क्रीन पे आपका फोटो चलाऊंगा, मैं खुद चलाऊंगा आपका फोटो, है ना? तो आपको पढ़ाई करनी है, और मुझे, है ना, आप किसी न किसी प्रकार से आप कांटेक्ट कर सकते हो PDF के लिए, किसी भी चीज़ की समस्या के लिए। बस आपको कमेंट बॉक्स में जाना है और कमेंट कर देना है। चलते हैं आपकी ट्यूशनों की करते हैं, सीरीज स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला ट्यूशन है जो कि आने वाले प्रत्येक एग्जाम में रहेगा इंपॉर्टेंट, चाहे वो NTPC का आपका मेंस का एग्जाम हो, चाहे वो UPSC प्रीलिम्स हो, या फिर RS प्रीलिम्स हो, SI का एग्जाम हो, पटवारी का एग्जाम हो। इतनी सारी वैकेंसी आपके सामने आने वाली है दोस्तों, तो नजरअंदाज मत करो, पढ़ते जाओ, है ना? तो 29 मई 2021 को किस मंत्रालय ने के तहत युवा प्रधानमंत्री योजना जो की शुरुआत की है? अब किस मंत्रालय ने युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की गई है वो आपसे पूछा है। तो दोस्तों, युवा जो प्रधानमंत्री स्कीम है ये होती क्या है? युवा का मतलब है दोस्तों यंग
एंग मतलब जवान, समझ रहे हो, एंड अपकमिंग एंड अपकमिंग वर्साटाइल ऑथर, ये इसकी पूरी फॉर्म है, इसको नोट कर लेना, एंड अपकमिंग वर्साटाइल ऑथर। ये क्या स्कीम है, इसमें क्या होगा दोस्तों, इसका उद्देश्य इतना सा है, इसका उद्देश्य इतना सा है कि 30 साल से कम आयु के जो लेखक है, 30 साल से कम आयु के जो लेखक है, लेखक मतलब राइटर, जो किताबें बुक्स वगैरह लिखते हैं ना, उन लेखकों को क्या करेंगे, ये ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग दिया जाएगा किस मंत्रालय के तहत ये ट्रेनिंग देंगे, तो ये देंगे शिक्षा मंत्रालय के तहत। ये कौन से मंत्रालय के तहत, शिक्षा मंत्रालय के तहत इसकी की गई है शुरुआत, युवा प्रधानमंत्री योजना की। अब इसमें क्या होगा, ये मैंने बता दिया, 30 साल से कम आयु वाले लेखकों को इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। अब चलते हैं भैया शिक्षा मंत्रालय की करते हैं बात। तो शिक्षा मंत्रालय किसके अधीन है बताइए, ये देखिए आप, मोदी जी, लॉन्चिंग युवा प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर यंग अपकमिंग एंड वर्साटाइल ऑथर्स, ये मोदी जी के द्वारा बोला गया है कि इसमें जो भी 30 साल के युवा नौजवान लेखक है उनको अच्छी ट्रेनिंग दिया जाएगा, भविष्य के बारे में अच्छा लिखे, वर्तमान के बारे में अच्छा लिखे, पास्ट के बारे में अच्छा लिखे, अच्छी चीज़ें वो उपलब्ध कराएंगे ताकि आने वाली पीढ़ी को अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी। ये सारी चीज़ें इनमें देखा जाएगा। हम करते हैं शिक्षा मंत्रालय की बात। तो आपको पता है शिक्षा मंत्रालय किसके अधीन है, तो शिक्षा मंत्रालय अधीन है रमेश पोखरियाल निशंक जी के अधीन है, रमेश पोखरियाल निशंक जी के अधीन है। कौन सा मंत्रालय है, ये दोस्तों शिक्षा मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। अब आगे बात करते हैं, इसके पहले कौन सा मंत्रालय था, तो इसके पहले ये था दोस्तों मानव संसाधन मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय कब बना, जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब आई, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 में। न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आई थी, न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आई है 2020 में, इसके तहत मानव संसाधन जो मंत्रालय था इसका नाम बदल कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। किसकी सिफारिश पर, तो कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर, कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर ये क्या कर दिया, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, जो कब आई है 2020। इसके पहले कब आई थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो इसके पहले आई थी दोस्तों कब, 1986 में। 1986 में इसके पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी। और जो रमेश पोखरियाल निशंक है, इनको अभी हाल ही में एक पुरस्कार दिया गया है, जिसका नाम आपको बताना है कौन सा पुरस्कार दिया गया है। तो रमेश पोखरियाल निशंक को पुरस्कार दिया गया है अंतरराष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक। अंतरराष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक किनको दिया गया है, ये दिया गया दोस्तों रमेश पोखरियाल निशंक को। इसके अलावा जो बात करते हैं, इनको कन्नड़ा साहित्य पुरस्कार भी दिया गया है। कौन सा, कन्नड़ा साहित्य पुरस्कार भी दिया गया है, किनको, रमेश पोखरियाल निशंक जी को। तीसरी हम बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा किस सूची का विषय है बताइए, शिक्षा किस सूची का विषय है, शिक्षा किस सूची का विषय है बताइए जल्दी से, शिक्षा किस सूची का विषय है, तो शिक्षा है दोस्तों समवर्ती सूची का विषय। कौन सी, शिक्षा जो है किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची का ये विषय है, समवर्ती सूची का ये विषय है। कौन सा, शिक्षा। इसके अलावा हमने बात कर ली इसके अलावा हमने बात कर ली कि ये जो युवा कार्यक्रम जो योजना है ये किसके द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के तहत किया गया है। 30 वर्ष से कम आयु के लेखकों को इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ के साथ में यह भी बताया गया है कि युवा की फुल फॉर्म क्या होती है, एंग एंड अपकमिंग वर्साटाइल ऑथर्स। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी क्वेश्चन 1 की। आगे चलते हुए बात करते हैं इसकी। इन 2 क्वेश्चनों का आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, जल्दी से क्वेश्चनों का जवाब दीजिए। क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की समिति की सिफारिश पर तैयार हुई थी। तो अभी आगे में मैंने बताया कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर, कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक देने की घोषणा की गई है।
रमेश पोखरियाल निशंको, रमेश पोखरियाल निशंको। दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ 2021 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी किसको घोषित किया है? बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप दीजिए, किसको घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है दोस्तों किसको? जॉर्जिया की राजधानी है, और राजधानी क्या है? तिब्लिसी। क्या राजधानी है दोस्तों? तिब्लिसी। और इस तिब्लिसी को ही क्या किया गया है? विश्व पुस्तक 2021 का राजधानी घोषित की गई है। और आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ इसमें, वर्ल्ड एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? तो बताइए, ये मनाया जाता है दोस्तों 23 अप्रैल को। इतनी सारी तथ्यात्मक जानकारी है जो मैं आपके लिए लेकर आया था। आपको उनको नोटबुक में नोट कर लेना है, और आने वाले सेशन में जब रिवीजन का मौका मिलेगा, आंसर देने की बारी आएगी, तब आपको एक एक करके सारे आंसर मुझे देने पड़ेंगे। ये आपको समझ में आ गई सारी चीजें। आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों सेकंड नंबर। और सेकंड नंबर में बोला जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य के वन विभाग द्वारा जारी नवीनतम पशु गणना के आधार पर, किसके पशु गणना हो गई है और किस राज्य की हो गई है, ये करते हैं। तो पशु गणना के आंकड़ों के अनुसार पिछले 6 वर्षों में, कितने वर्षों में दोस्तों? पिछले 6 वर्षों में, पिछले 6 वर्षों में राज्य में काले हिरण की आबादी दुगनी हो गई। कौन से भैया किनकी आबादी दुगनी हो गई? काले हिरण की आबादी दुगनी हो गई। अब काले हिरण को क्या बोला जाता है? तो इनको बोला जाता है ब्लैक बक। क्या बोला जाता है? ब्लैक बक। और काले जो हिरण है इनकी आबादी पिछले 6 सालों की तुलना में अब दुगनी हो गई है ना। तो ये कहाँ पर हो गई? ये हो गई भैया उड़ीसा में। कहाँ हो गई? उड़ीसा में ये दुगनी हो गई है। अब आप मेरे से ये क्वेश्चन जरूर पूछना कि जो ब्लैक बक है, काले हिरण, ये काले हिरण को भैया विश्व का जो तेज दौड़ने वाला है ना, दूसरा जानवर माना गया है। काले हिरण को दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला दूसरा जानवर माना गया है। दूसरा जानवर माना गया है। और पहला कौन सा था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में चाप। तो पहला कौन सा था? तो पहला आपको बताना है, पहला कौन सा था? तो पहला था दोस्तों कौन सा? चीता। कौन सा था? चीता। और इस चीता के बारे में मैंने आपको डिटेल्स में समझाया था, आने वाले पिछले सेशंस में जाके देखना। चीता के बारे में क्या समझाया था? चीता के बारे में मैंने आपको समझाया था कि अभी हाल में चीता की जो विलुप्त हो गए थे, कब विलुप्त हो गए थे? 1947 में। कहाँ से देखे गए थे? छत्तीसगढ़ में। कब घोषित किया गया था विलुप्त कैटेगरी में? 1952 में। और अभी हाल में चीताओं को कहाँ से लाया जा रहा है? अफ्रीका से। कहाँ पे लाया जाएगा? कुनू नेशनल पार्क में। कितने चीता मंगवाए जा रहे हैं? 10 चीता, जिनमें 5 तो चीताएं होगी और 5 चीते होंगे। समझ में आ रहा है? कितने? 5 तो चीताएं और 5 चीते होंगे। कुनू नेशनल पार्क एमपी में चंबल नदी के किनारे स्थित है, वहाँ पे इनको मंगवाया जा रहा है। कब आएंगे? नवंबर में। तेज दौड़ने वाला दुनिया का सबसे जानवर कौन सा है? वो है चीता। दूसरे नंबर पे कौन है? काला हिरण। और इनकी जो जनसंख्या, इनकी संख्या है वो अभी हाल में उड़ीसा में 6 साल में दुगनी पाई गई है। और ब्लैक बक की हम बात करते हैं तो ब्लैक बक एक नेशनल पार्क भी है। ब्लैक बक एक नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ का है दोस्तों? गुजरात का। कहाँ का है? तो ये है गुजरात का ब्लैक बक नेशनल पार्क। ये भी आपको ध्यान रखना है। ब्लैक बक की हम बात करते हैं तो वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम है एंटीलोप सर्विसेप्रा। एंटीलोप सर्विसेप्रा इसका वैज्ञानिक नाम है। ब्लैक बक का मतलब काले हिरण का। इंपॉर्टेंट है भैया ये वाले स्लाइड, इधर से नोट कर लेना, ध्यान से नोट कर लेना।
ठीक है, किसकी बात हो रही है? उड़ीसा की। चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। दिल्ली का तो ये देखिए, ये आपको दौड़ता नजर आ रहा होगा भाई साहब, काला हिरण है ना, नजर आ रहा है अच्छे से। ये देखिए भाई साहब, पूछो मत, इनका तो जवाब ही अलग सा है ना। ये है उड़ीसा, ये है उड़ीसा। उड़ीसा जब करना है बात, बताओ कहाँ स्थित है उड़ीसा? बताओ, ये रहा इंडिया का मैप। इंडिया के मैप में कहाँ स्थित है उड़ीसा? ये रहा दोस्तों उड़ीसा, ये रहा उड़ीसा। इंडिया का मैप आपको दिखा दिया, ये रहा उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो। उड़ीसा की राजधानी क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो। साथ में राज्यपाल और सीएम भी छाप दो। इसकी सीमा की बात करते हैं तो कौन कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और झारखंड। इधर कौन सी सीमा जाती है? समुद्री सीमा। कौन सी खाड़ी? बंगाल की खाड़ी, है ना। तो वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। एस तूफान इधर से आया था। कौन सा एस तूफान, है ना, ये एस तूफान। ये है उड़ीसा। उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक। उड़ीसा में प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। कहाँ स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में हो चुका वर्ल्ड कप भी होगा 2023 में, याद है आपको? वर्ल्ड कप हो चुका 2023 में। और उड़ीसा का कोणार्क का सूर्य मंदिर को क्या बोला जाता है? ब्लैक पेगोडा। क्या बोला जाता है दोस्तों? ब्लैक पेगोडा बोला जाता है उड़ीसा के सूर्य मंदिर को। जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ब्लैक पेगोडा बोला जाता है। कब बनाया था? किसने बनाया था? बताइए, किसने बनाया था? इसको बनाया था नरसिंहदेव फर्स्ट ने इसको बनाया था, कोणार्क के सूर्य मंदिर को। उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? बताइए उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? उड़ीसा दिवस को क्या बोला जाता है? तो उड़ीसा दिवस को बोला जाता है उत्कल दिवस। और उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? उत्कल दिवस मनाया जाता है साथियों 1 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। सारी चीजें आपको ढंग से समझ में आई होगी। ये देखिए, आगे चलते हैं, बताते हैं आपको। देखो इधर देखिए, ये कौन है? नवीन पटनायक। ये कौन है बताइए? राज्यपाल। कौन है वहाँ के राज्यपाल? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप छाप देना इसको। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, सारी चीजें आपसे संबंधित है। ये क्वेश्चन है आपके लिए। ब्लैक बक का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्लैक बक का वैज्ञानिक नाम क्या है? एंटीलोप सर्विसेप्रा। क्या नाम है? एंटीलोप सर्विसेप्रा। क्या नाम है? एंटीलोप सर्विसेप्रा। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। गुरुजी कहाँ पे है? गुरुजी गुजरात में स्थित है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक पेगोडा। क्या नाम से? ब्लैक पेगोडा। आगे बताइए गुरुजी, ओडिशा में किस नदी पर रोपेक्स परियोजना? दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनटीपीसी वालों के लिए। रोपेक्स परियोजना कौन सी नदी पर? धामरा नदी के तट पर। कौन सी नदी? धामरा नदी के तट पर। धामरा नदी के तट पर कौन सी परियोजना? रोपेक्स परियोजना। स्टार लगा लेना, अच्छा पेगा किसी ना किसी एग्जाम में। रोपेक्स परियोजना स्टार्ट की गई है। आगे चलते और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA क्यों बनाई गई थी? किसके लिए बनाई गई थी? ये बात करेंगे इसमें। हाँ, किसकी बात करें अपन? NIA की। NIA की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, है ना, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। किसे सौंपा गया है इसका कार्यभार? ये सौंपा गया है दोस्तों कुलदीप सिंह को। किन्हें सौंपा गया है? कुलदीप सिंह को। अब ये कुलदीप सिंह कौन है? ये है दोस्तों CRPF के महानिदेशक। CRPF के महानिदेशक है। CRPF के महानिदेशक है ना। ये कौन है? कुलदीप सिंह CRPF के महानिदेशक है। आगे बात करते हैं कि ये जो है
NIA ये जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इसका निर्माण क्यों किया गया था, किसने किया गया था? तो ये दोस्तों निर्माण किया गया था 2008 में। कब निर्माण किया गया था? 2008 में। पता है आपको 26/11 की जो मुंबई टेरर अटैक हुआ था, मुंबई हमला हुआ था, जिसके लिए मैंने आपको एक बात बताई थी, किसका? ऑपरेशन टॉर्पेडो अभियान। ऑपरेशन टॉर्पेडो अभियान चलाया गया था, पता है आपको? ये 26/11 को जो हमला हुआ था, आतंकवादी हमला, उसके बाद में ये NIA की घोषणा की गई, NIA को बनाया गया। अब ये NIA को जो बनाया गया, ये क्यों बनाया गया? ये इसलिए बनाया गया, इसका उद्देश्य है आतंकवाद को रोकना। क्या रोकना? आतंकवादी गतिविधियां जो होती है ना, आतंकवादी जो गतिविधियां है, इनको रोकना, गतिविधियों को रोकना। किसके द्वारा? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा। 2008 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, आतंकवाद को कंट्रोल करना। और जो 2008 का अधिनियम था, उस अधिनियम के तहत इसको बनाया गया था। तो एक्ट भी कौन सा है? 2008 का एक्ट है। और 2008 के एक्ट में 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। उद्देश्य है आतंकवादी गतिविधियों को रोकना, आतंकवाद को कंट्रोल रखना। ये सारी चीज इसके अंदर आ गई है। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। कुलदीप सिंह जी की हम बात कर लेते हैं, जो CRPF के अध्यक्ष महानिदेशक है। CRPF की स्थापना कब हुई थी? CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। क्या नाम है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1939 में। कब हुई थी? 1939 में CRPF की स्थापना हुई थी। एक्ट कौन सा था? एक्ट 1949 का एक्ट, 1949 का अधिनियम, 1949 का अधिनियम, 1939 में स्थापना नियम। और इसकी बात कर लेते हैं आगे। CRPF के ये महानिदेशक है, जिनको NIA का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। अतिरिक्त कार्यभार का मतलब होता है दोस्तों, ये किसी ना किसी के पद में है, लेकिन उनको कोई और कार्य भी दिया जा रहा है, कोई और कार्य भी इसमें दिया जा रहा है। सर 1 मिनट आए, ऐसी को देखो यार, गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, बात करते हैं इसमें। तो इसमें हम बात करते हैं इनके अलावा कौन कौन सी एजेंसियां होती है। तो ये देखिए, ये दोस्तों कुलदीप सिंह, जिनको NIA का अभी हाल ही में अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है, अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। अतिरिक्त आगे चलते हैं दोस्तों और करते हैं बात। आगे चलते हैं और बात करते हैं इसी में। तो इसके अलावा कौन कौन सी एजेंसी है, आगे बात करते हैं। इसके अलावा एजेंसी है रो के बारे में आप बताओ मुझे। इसके अलावा बात करें IB, इसके बारे में आप मुझे बताइए। रो क्या होता है, इसके बारे में आप बताइए। IB के बारे में बात बताइए। रो का मतलब होता है रिसर्च। क्या होता है? एक रो का मतलब होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। क्या होता है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये रो का मतलब होता है। अब ये रो की स्थापना कब की गई थी? तो आपको पता है 1962 और 1965 में भारत का चाइना के साथ युद्ध, भारत चीन का युद्ध और भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, उसके बाद में पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, उसके बाद में रामेश्वर नाम के कोई आदमी थे, उनकी सिफारिश पे, उनकी द्वारा इस रो का निर्माण किया गया था, जिसका नाम है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, अनुसंधान और विश्लेषण। जो इसके अभी हाल ही में जो निदेशक है वो कौन है? सामंत कुमार। कौन है? सामंत कुमार। और आपको बताना है अभी हाल ही में सुबोध कुमार जायसवाल को नियुक्त किया गया। वो किसके निदेशक बने? तो वो बने सुबोध कुमार जायसवाल, CBI के। सुबोध कुमार जायसवाल, इनको नियुक्त
किया गया है। आईबी की बात करते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो इसके निदेशक कौन है? अरविंद कुमार। आईबी के निदेशक कौन है? अरविंद कुमार। अरविंद कुमार। ये आपको तथ्यात्मक जानकारी नोट कर लेना है और नोट करके एक बार सेशन को धड़ाकेदार शेयर कर देना है, सभी दोस्तों को इनवाइट कर लेना है और बता देना है विकास सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, अच्छी सी जानकारी दी जा रही है। आगे चलते और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये सारी चीजें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, तथ्यात्मक जानकारी थी जो मैंने आपको बता दी। सामंत कुमार गोयल जो है, सामंत कुमार गोयल को आपको बताना है। सामंत कुमार गोयल कौन है? जो किसके हैं? रो के हेड है। सुभाष कुमार जायसवाल किनके हेड है? सीबीआई के ये हेड है। आगे चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताओ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की स्थापना कब हुई थी? तो 1939 को। एक्ट कब आया था? अधिनियम 1949 को। ये सारी चीजें आपको तथ्यात्मक जानकारी है, नोट करके रखना है नोटबुक में। आगे चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उससे पहले ये देख लीजिए, इसको अच्छे से देखिए आप, है ना। तुम अभी सही रास्ता नहीं देख पा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि सही रास्ता है ही नहीं। पता है आपको, भीड़ के साथ नहीं चलना। सबसे पहले तो अपने कंसेप्ट ये क्लियर कर लो कि हमें भीड़ के साथ नहीं चलना। अपने नोट्स, अपना रिवीजन, कोई पढ़ने आ रहा तो ठीक, नहीं पढ़ने आ रहा तो ठीक, हमें अपने खुद की तैयारी अपने दम पर करनी है और खुद की तैयारी इतने बेहतरीन तरीके से करनी है कि आने वाला जो भी समय होगा वो मेरा होगा और मेरा ही नाम होगा सर की इस स्क्रीन बोर्ड पर। ठीक है, पता है आपका सिलेक्शन होगा तो आपका नाम में हम रोशन करेंगे, अपना नाम, आपके माता पिता का नाम आप रोशन करोगे, साथ के साथ में आपको अच्छी कामयाबी मिलेगी। और ये सारी चीजें आपको सोचकर विचार करके आगे बढ़ना है, लॉकडाउन का फायदा उठाते रहना है और साथ में सेशन को शेयर भी करते रहना है ना, ऐसे बैठे नहीं रहना। और जो भी तथ्यात्मक जानकारी मिल रही है सबको एक बार नोट कर लीजिए नोटबुक में और साथ के साथ आप शेयर करते जाए और 6 बॉल वो छक्का मार दो आप। बेहतरीन बैटिंग करनी है आपको ना मेरे साथ। हाल ही में बशर अल, दोस्तों इस क्वेश्चन को देखना है एक मिनट, है ना। बशर अल असद, बशर अल असद नाम है, बशर अल असद किस देश के लगातार 4थी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? भैया ये जो राष्ट्रपति चुने गए ना, इतना तो सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में भी परसेंटेज नहीं आती जितना इनको वोटिंग मिलती है। इनको वोटिंग मिली है, आपको अंदाजा नहीं होगा, 95.1%। और पिछली बार इनको कितनी वोटिंग मिली थी? पिछली बार मिली थी इनको 88% और इस बार कितनी मिली है? 95.1%। और ये 4थी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। अमेरिका के दम पर इनको राष्ट्रपति बना दिया गया था, लेकिन ये पता ही थोड़ी था कि एक तानाशाह के रूप में कार्यभार संभालेंगे। ये 4थी बार दोस्तों इनका विरोध किया जा रहा है कि ये कैसे जीत जाते हैं, इनके खिलाफ भी विरोध होता है। और ये 4थी बार जो बशर अल असद है 4थी बार राष्ट्रपति बने और 4थी बार जो राष्ट्रपति बने ये बने दोस्तों सीरिया के। कहाँ के बने? सीरिया के ये राष्ट्रपति बने। और ये जो बशर अल असद है ये पैसे से तो क्या है, एक डॉक्टर है, पैसे से तो एक डॉक्टर है जो कि वर्तमान में राष्ट्रपति बन गए सीरिया के। इनके पहले की हम बात करते हैं 1970 से, तो 1970 से इनकी 1970 से 2000 तक तो इनके पिताजी 2000 तक तो इनके पिताजी का शासन रहा सीरिया में और पिताजी के बाद में बेटा जी संभाल रहे 2000 के बाद। और 2000 के बाद में ये अभी हाल में वापस में वर्तमान में सीरिया के राष्ट्रपति बन चुके हैं। ये सारी चीजें हैं जो कि हम बात कर रहे हैं। और ये कितनी बार बने? तो 4थी बार बने। सीरिया की राजधानी क्या है? तो सीरिया की राजधानी है दमिश्क। क्या राजधानी दोस्तों? सीरिया की राजधानी है दमिश्क। क्या राजधानी है? दमिश्क। चलते आगे ले चलता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये है बशर अल असद। आगे चलते हैं, ये देखो आप, ये मैप है। इस वर्ल्ड मैप में आप देखिए, ढूंढने की कोशिश कीजिए सीरिया कहाँ पर है। सीरिया को ढूंढने की कोशिश करो आप, सीरिया कहाँ पर है। तो दोस्तों आपको इसमें सीरिया बिल्कुल नजर आएगा। कहाँ पर? ये देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये है दोस्तों सीरिया। कौन सा देश है? सीरिया। इधर कौन सा है? ईरान। ये है ईरान, एक सेकेंड, ये है ईरान, ठीक है। ये इजिप्ट, ये तुर्की और ये तुर्की की यहाँ पर है। कौन सा देश है? ये है दोस्तों सीरिया। और सीरिया के नीचे, जस्ट नीचे की हम बात करते हैं तो ये इराक, जॉर्डन और ये तुर्की
और ये इजिप्ट, सऊदी अरबिया, ये ओमान, और ये इधर से ये है नल्ला पाकिस्तान आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अपना भारत, और इधर से ये धोखेबाज, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही होगी वर्ल्ड के मैप में। ये कौन सा, ये एशिया का सीन है, ये अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण नॉर्थ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अंटार्कटिका आपको पता है ये 76, ध्यान रखिएगा भूलेगा मत, 76 एक बड़ा हिमखंड था जो कि टूट कर बह गया था वेडल सी में। ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी है, ये वर्ल्ड का मैप है, और मैं ऐसा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको जल्दी से वर्ल्ड मैप लाया जाए, साथ महाद्वीपों के बारे में बताया जाए, कैसे भारत का जो ये यूरोप की बात करेंगे, अफ्रीका की बात करेंगे, तो यूरोप और अफ्रीका से जो भारत सोने की चिड़िया था, ये सोने की चिड़िया कैसे बना था। यहाँ से व्यापारी आते थे, व्यापारी आते यहाँ पर जाते थे व्यापार करने। व्यापार भारत में क्या होता था, मसालों का जो उत्पादन होता है ना, वो जो होता था यहाँ पे, इसकी डिटेल्स में चर्चा करेंगे। फिर आया कोलंबस कहाँ चला गया, इधर चला गया भारत की खोज में, फिर यहाँ चला गया, फिर इसके बाद कैसे निकल गया भारत में। ये सारी चीजें आपको वर्ल्ड मैप के द्वारा बताई जाएगी, यदि आपका मोटिवेशनल सपोर्ट हमारे साथ रहा तो। ठीक है, ये उम्मीद करता हूँ यदि आप मोटिवेशनल सपोर्ट रखते हो तो इतनी अच्छी जानकारी मिलेगी कि शायद मैं अपना पूरा 100% देने की कोशिश करूँगा। तो ये आपको समझ में आ गया सीरिया की स्थिति क्या है। तो सीरिया मैंने बता दिया, ये रहा सीरिया, है ना, सीरिया मैंने आपको बता दिया, यूरोप का पार्ट और अफ्रीका का पार्ट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए आप, ये सीरिया, और इधर की हम बात करते हैं जो मेडिटेरियन सी है, ये रहा मेडिटेरियन सी, और इधर है अपना कौन सा, इराक, बगदाद की इराक हो गए, इराक की सीमा इसके साथ, तुर्की की सीमा उसके साथ में ये मेडिटेरियन सी है, और इधर है जॉर्डन, ये सीरियन डेजर्ट यहाँ पर है। ये सारी चीजें आपको मैप के द्वारा समझाई जा रहे हैं। साथ में इसमें भूमध्य सागर की सीमा लगी हुई है, सीरिया के साथ भूमध्य सागर की सीमा लगती है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है भूमध्य सागर की सीमा सीरिया के साथ लगती है या नहीं लगती है। इसमें हम बात करते हैं, आगे चलते हैं और बात करते हैं इसमें। तो देखो, ये है बशर अल असद, और ये सीरिया के अभी हाल में प्रेसिडेंट बन गए। ये आपको मैं बता दिया मैंने, ये रहा सीरिया, तुर्की, इराक, ये मेडिटेरियन सी की सीमा इसमें लगी हुई है, ये सारे मैंने बता दी। ये अरब सागर और भारत, ये नल्ला पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान, और इधर चाइना, नेपाल, बांग्लादेश आपको पता ही है। ये बशर अल असद है, इनकी जो पार्टी थी, इनकी पार्टी में दोस्तों 1970 से, ये रहा 1970 से हिज फादर जो थे असद साहब, ये बने हुए थे। उसके बाद 2000 तक ये बने हुए थे। उसके बाद में ये लगातार इन्होंने शासन करने के बाद ये बेटा जी आ गए, और बेटा जी अभी चौथी बार राष्ट्रपति बन गए हैं सीरिया के। ये सारी चीज़ें आपको खोज करके बाद में पढ़ लेना है। मैं आपके लिए सारे कंसेप्ट लेकर आया हूँ। ये इनका फैमिली बैकग्राउंड है, यही शासन करते हुए आ रहे हैं सीरिया में, है ना। यहाँ पर जो बात करते हैं मुसलमानों की, तो यहाँ सुन्नी मुसलमान, शिया मुसलमान के लोग रहते हैं। एक तरह से ये इस्लामिक कंट्री बनी हुई है, एक तरह से इस्लामिक कंट्री है। ISIS जो संगठन है उनका नेतृत्व भी किया जाता था। ये सारी चीज़ें डिटेल्स में आपको वर्ल्ड मैप में पढ़ाई जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको इसमें देख लेना है। सीरिया की राजधानी मैंने बता दी दमिश्क, क्या राजधानी है सीरिया की राजधानी, क्या दोस्तों, दमिश्क सीरिया की राजधानी है। किस सागर से लगती है, तो मेडिटेरियन सी या भूमध्य सागर से सीमा लगती है। आगे देख लो, सीरिया के किस क्षेत्र पर इजराइल ने 1967 में कब्जा कर लिया, बताइए। तो ये कब्जा किया था गोलन हाइट्स क्षेत्र में, गोलन हाइट्स क्षेत्र में, गोलन हाइट्स क्षेत्र में यह कब्जा किया था सीरिया के किस क्षेत्र पर, जो इजराइल ने। इजराइल भैया बहुत चालाक आदमी है ना। इजराइल ने 1967 में कब्जा कर लिया। फिलिस्तीन इजराइल का मामला, अलास्का जो मस्जिद है आपको अच्छी तरह पता होगा, समझौते के बीच मिस्र आपको पता होगा, कैसे संघर्ष की कहानी थी, कैसे आयरन डोम मिसाइल थी, सारी चीजें अच्छे से समझाई हुई है। पिछले वीडियो का आप खंगोल लीजिए, देख लीजिए, है ना। डिटेल्स में आपको जानकारी लेनी है तो आप जाइए। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सफलता पाने के लिए हमें पहले विश्वास करना होगा कि जो हम कर रहे हैं वो सही है और उसे हम कर सकते हैं। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता अनेकों प्रयासों के बाद मिलती है, अनेकों असफलताओं के बाद मिलती है।
जिनकी किस्मत होती है, जिनका मेहनत होती है, जिनका संघर्ष होता है, उनको आसानी से भी मिल नहीं जाता, लेकिन उनको एक ना एक दिन अथक प्रयास करने पड़ते हैं सफलता प्राप्त करने के लिए। गवर्नमेंट जॉब का जो मोटो है शायद आपको पता लग गया होगा लॉकडाउन में कितनी मेहनत की जरूरत अपने को करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले उम्मीद करता हूँ सभी दोस्तों से कि एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। जिस साथी ने सेशन को शेयर नहीं किया सबको शेयर कर दीजिए और बुला लीजिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में निर्वाचित तिब्बत सरकार कौन सी भैया? तिब्बत सरकार। और तिब्बत सरकार के अभी हाल ही में राष्ट्रपति चुने गए हैं और इसे किसे शपथ दिलाई गई है? तो ये तिब्बत सरकार में अभी हम बात करते हैं। तिब्बत सरकार कहाँ चलती है? तिब्बत सरकार चलती है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कहाँ? धर्मशाला में। धर्मशाला में संसद का नाम क्या है? मैक्लोडगंज जो धर्मशाला में है वहाँ पर चलती है तिब्बती सरकार। और तिब्बती सरकार के अभी हाल ही में राष्ट्रपति के पद में चुने गए हैं, उनका नाम है पेपा सिरिंग। क्या नाम है? पेपा सिरिंग। ये तिब्बत के राष्ट्रपति चुने गए हैं। एक्चुअली क्या होता है कि दोस्तों भारत और चीन के बीच में एक जगह होती है जो है तिब्बत, और तिब्बत की क्या होती है? एक संसद बनी हुई है मैक्लोडगंज। क्या बनी हुई है? संसद का नाम मैं लिख देता हूँ आपके सामने, मैक्लोडगंज। संसद का नाम है मैक्लोडगंज। अब मैक्लोडगंज कहाँ है गुरुजी? तो मैक्लोडगंज है हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के अंदर संसद, और संसद का नाम है मैक्लोडगंज। ये सारी चीज समझ में आ गई। और उस संसद का अभी हाल ही में कौन राष्ट्रपति बन गए? तो पेपा सेरिंग वहाँ के अभी हाल ही में राष्ट्रपति बन चुके हैं। अब आगे बात करते हैं कि ये तिब्बती जो सरकार होती है, ये तिब्बती सरकार एक तरह से भारत की जो एरिया है उसमें बनती है और तिब्बती सरकार चलती है, जिसमें भारत का भी क्या होता है? साथ होता है उसमें, है ना। ये सारी चीजें किसको हराया? तो लोक संघ जो है उनको हरा दिया। किनको? लोक संघ को इन्होंने हरा दिया और पेपा सिरिंग यहाँ के क्या बन गए? राष्ट्रपति बन गए। ये 2016 में पिछली बार क्या रहे थे? उपविजेता रहे थे। 2016 में ये उपविजेता भी रहे थे और इस बार तो ये विजेता बन गए। देख लो आप संघर्ष की कहानी। पिछली बार उपविजेता, इस बार ये विजेता बन गए। और जो यहाँ का राष्ट्रपति पद होता है ना, ये राष्ट्रपति पद होता है तिब्बत सरकार का, इसे बोला जाता है सीपियोंग। क्या बोला जाता है दोस्तों? साथियों, सीपियोंग इसे बोला जाता है। जो राष्ट्रपति पद होता है तिब्बत सरकार में उसे बोला जाता है सीपियोंग, है ना। ये कहाँ की बात हो रही है? धर्मशाला में। और धर्मशाला में कौन सी संसद की बात हो रही है? तिब्बती सरकार की संसद की, जिसका नाम क्या है? मैक्लोडगंज है। जो ये पेपा सिरिंग है ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये है कर्नाटक। दोस्तों, जो तिब्बत का जो गुरु है वो गुरु कौन है तिब्बत के? कमेंट बॉक्स में चाहते हो गुरु कौन से? यहाँ पर जो एक गुरु है तिब्बत सरकार में, एक सेकंड, तिब्बतियों के तो बताइए। ये देखो, न्यू तिब्बतन एक्साइल प्रेसिडेंट ऑफन टू रीचिंग आउट टू चाइना इज नेम पेपा सिरिंग। देखिए आप ये, और ये धर्मशाला की न्यूज में आप सामने ये कटिंग लेकर आया हूँ न्यूज की। ये अभी हाल में 27 मई की है। ये देखिए आप, पेपा सिरिंग ये कौन है दोस्तों? इनका नाम बताइए, क्या नाम है इनका? इनका नाम बताइए आप, क्या नाम है इनका? इनका नाम है दोस्तों दलाई लामा। क्या नाम है? दलाई लामा। नाम तो सुना होगा आपने, दलाई लामा, जो इनके गुरु है, तो दलाई लामा। आगे चलते हैं, देखो मैं बताता हूँ अभी। ये देखो, ये है पेपा सिरिंग। ये 2021 में सीक्योंग बन गए। सीक्योंग किसे बोलते हैं? राष्ट्रपति पद को बोला जाता है ना। ये देखिए आप, ये इन्होंने शपथ ले ली है। और ये देखिए आप, ये भारत का मैप है और इस भारत के मैप में हिमाचल प्रदेश कहाँ पर है? ये ना हिमाचल प्रदेश। इधर कौन है? धोखेबाज। एक सेकेंड, रुकिए। ये देखिए हिमाचल प्रदेश ये रहा, जम्मू कश्मीर के नीचे इधर किसकी सीमा है? धोखेबाज की सीमा है। और यहाँ पर है तिब्बत। कहाँ पर है? तिब्बत। यहाँ की धर्मशाला है, वो धर्मशाला पर लगता है कौन सा? धर्मशाला में क्या लगता है दोस्तों? इनकी संसद लगती है मैक्लोडगंज। आगे चलते हैं इसके बारे में। देखो मैं बताता हूँ आपको तथ्यात्मक। ये धर्मशाला इधर देखिए, सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर धर्मशाला में 14 फाउंडर की थी इन्होंने। जो दलाई लामा है ना, इन्होंने खोज की थी, फाउंडेड किया था कब? देखो एक सेकेंड इसके बारे में तो ये दलाई लामा है यहाँ के जो बात कर रहे थे अपन। इसकी शुरुआत हुई थी 28 अप्रैल
28 अप्रैल 1959 को, 28 अप्रैल 1959 को, ठीक है। और जिनकी जो करेंसी होती है वो इंडियन रुपी में होती है और पार्लियामेंट इन एक्साइल इसको बोला जाता है। आगे बात करते हैं इसमें, तो ये है दोस्तों इनके धर्म गुरु दलाई लामा। और दलाई लामा के बारे में देखिए, तो दलाई लामा का जन्म हुआ था जुलाई 6, 1935 में, जो कहाँ पर हुआ था, तसीकर चाइना में। ये देखिए 6 जुलाई 1935 में दलाई लामा का जन्म हुआ था चाइना में। इनको जो स्पिरिचुअल पॉलिटिकल रिजल्ट है, ये लीडर तिब्बत के ही 14वें नंबर के ये दलाई लामा है। और इनको अवार्ड किया, नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। दलाई लामा को नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। कब मिल गया, 1989 को इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। ये दलाई लामा की न्यूज़ थी। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें देखिए आप दलाई लामा को क्या क्या अवार्ड दिया गया था, जो पीस प्राइज है, शांति का नोबेल पुरस्कार इनको मिल गया है। इसके अलावा इनकी बात करते हैं तो ये एक डॉक्टरेट प्राइज भी इनको मिल गया है। लगभग इनको 150 अवार्ड मिल चुके हैं। रिसीव्ड अवार्ड 150 अवार्ड, ठीक है, इनको ये मिल चुका है ना। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। इनके द्वारा बोला गया था कि 7 स्टेप में पेपर जो होते हैं फॉर डेवलपमेंट, इस तरह से अपना प्यार व्यवहार बना सकते हैं। ये सारी चीज इनके द्वारा बोली गई थी 7 स्टेप में। एक क्वेश्चन है, तंसनगाओ इज द अदर नेम इज तिब्बत पोर्ट, तो क्या बोला जाता है, ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन देखना है, कमेंट बॉक्स में छाप देना है। ये यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, देखो भैया क्वेश्चन है 6 नंबर का। क्वेश्चन है 6 नंबर का, किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 वायरस में एक प्रमुख प्रोटीन की संरचना का खुलासा किया है। देखो क्या बताऊं आपको कि जैसे कोविड-19 का नाम आता है ना, एक इरिटेशन से होने लग जाती है अब कि कहीं ना कहीं ऐसा इशूज ना आया, क्योंकि कोविड-19 एक ऐसा मुद्दा बन गया है जो इतनी बार क्लास में पढ़ा दिया गया है। कोविड-19 पढ़ाते पढ़ाते एक तरह से मैं भी कोविड-19 के बारे में सोचने लगता हूँ कि चल क्या रहा है, तो एक इरिटेशन का मुद्दा बन गया है। फिर भी क्या करें, अगर न्यूज आती है तो पढ़ाना पड़ता है। इरिटेशन वाली जो खबर है उसको तो पढ़ाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। क्वेश्चन आएगा बच्चों आपके कि किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 वायरस में से एक प्रमुख प्रोटीन की संरचना का खुलासा किया। अब देखो एक बात बताऊं आपको, वायरस क्या होता है, वायरस होता है एक न्यूक्लियोप्टिक प्लस क्या बात करें, न्यूक्लियोप्टिक प्लस प्रोटीन इसमें शामिल होता है। अब ये क्या होता है, इसमें प्रोटीन शामिल होता है। वायरस की जो संरचना होती है ये वायरस है, इसकी ये वायरस है, ये कोरोना वायरस है। अब इस कोरोना वायरस में क्या है, प्रोटीन है। तो जिन्होंने क्या किया, ये किया है प्रोटीन का, ये आईआईटी मंडी हिमाचल प्रदेश के द्वारा, आईआईटी मंडी हिमाचल प्रदेश के द्वारा इसको अलग कर लिया गया है। किसको अलग कर लिया गया है, तो ये प्रोटीन को अलग कर लिया है। इस प्रोटीन का नाम क्या है दोस्तों, NSP1। क्या नाम है प्रोटीन का, NSP1। दोस्तों ध्यान रखना है, इस प्रोटीन को आईआईटी जो मंडी है उसके शोधकर्ताओं द्वारा, उनके वैज्ञानिकों द्वारा इस प्रोटीन को वायरस से अलग कर लिया गया है। एक अच्छा वैज्ञानिक इनका वैज्ञानिक खोज है इनकी, ये वायरस से प्रोटीन को अलग इन्होंने कर दिया है। किसके द्वारा, आईआईटी मंडी के द्वारा। ये सारी चीज थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और साथ में मैंने बता दिया कौन सा, ये था NSP1। आईआईटी मंडी रिसर्च रिवेल स्ट्रक्चर ऑफ की प्रोटीन इन कोविड-19 वायरस। वो जो भारत की जो दोस्तों इसमें बात करते हैं, भारत की कोविड-19 में कौन कौन सी वैक्सीन यूज की जा रही है, इसका जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए। साथ में ये भी बता दीजिए कि कौन सी वैक्सीन कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा खोजी गई थी। और अभी हाल में जो जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन है ना, जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन, तो भारत की कौन सी कंपनी इसकी वैक्सीन बना रही है, वो जॉनसन एंड जॉनसन की, ये भी आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। साथ में ये भी बता दीजिए कि सबसे पहले जो वैक्सीन बनाई गई थी वो कौन सी थी, और सिंगल डोज में कौन सी वैक्सीन आने वाली थी। ये सारी चीजें आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप देनी है। ये देख लो भैया, वायरस का स्ट्रक्चर, ये प्रोटीन इसमें है, इसको अलग कर लिया है। ये दोस्तों आईआईटी मंडी, और ये आईआईटी मंडी का है हिमाचल प्रदेश में, इसके शोधकर्ताओं के द्वारा ये खोजा गए हैं, जिसका नाम है
NSP1 और NSP16 ये खोजा गया है, ठीक है। वो NSP1 इज आल्सो कॉल्ड एज द होस्ट सेट ऑफ फैक्टर, क्या बोला जाता है, होस्ट सेट ऑफ फैक्टर, ये बोला जाता है NSP1 को। ये सारी चीजें प्रोटीन का नाम है। ये कैसे देखो, ये आपकी तरफ मुस्कुरा रहे हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं, भैया सब कुशल मंगल हो, घर वालों के साथ पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे, अगर नहीं पढ़ रहे हो तो हम आए आपको पढ़ाने के लिए, ये सब बोल रहे हैं। देख लो आपके हिसाब से क्या करना है इनका ना, समझा लेना आपके हिसाब से। घर पे आते ही ना मास्क सैनिटाइजर दवाई लेके, अब भैया बोल देना हमने वैक्सीन लगा ली, तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है, निकल जाओ और पढ़ने दो हमें। आगे चलते हैं, तो ये स्ट्रक्चर आपको देखनी होगी, ये स्ट्रक्चर देख लो आप, इसके प्रोटीन है, ये इस प्रोटीनों को इनको अलग करके कैसे बना दिया, इसके अंदर की है, ये SARS-CoV-2 है, द नोवल कोरोना SARS-CoV-2 है, इसकी स्ट्रक्चर में आपके सामने समझाने के लिए लेकर आया था। आगे बात करते हैं इसमें, तो ये फैक्ट देख लीजिए आप, कैसे मास्क नहीं लगाते तो कैसे कोरोना घुस जाता है। ये सारे सिम्टम्स आपको पता ही है, सिम्टम्स क्या है, कफ, सांस लेने में दिक्कत, बुखार, सिर दर्द, ये सारे इसके सिम्टम्स थे, मतलब लक्षण थे, बुखार आना, ये सारे कोरोना के लक्षण थे जो बता दिया मैंने। इसे देख लीजिए, शिक्षक केवल सफलता का रास्ता बता सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना तो आपको ही पड़ेगा, जैसा कि अभी चल रहा है आपकी इस क्लास में। जैसे कि आप अगर सेशन को शेयर नहीं करें तो एक बार शेयर कर दीजिए। आपका शिक्षक विकास सर आपको पढ़ा सकता है, रास्ता बता सकता है, नोट्स बना सकता है, रिवीजन तो आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, सुबह चलकर क्लास में आपको आना पड़ेगा, साथ में साथियों को भी लाना पड़ेगा सर के मोटिवेशन उनके लिए। तो शिक्षक आपके रास्ते का द्वार बन सकता है, लेकिन उस रास्ते पर तो चलना आपको ही पड़ेगा, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की करते हैं बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, हाल ही में सांग नाम है दोस्तों, देख लो कितना अच्छा नाम है, सांग इन हंग, क्या नाम है, सांग इन हंग। और सांग इन हंग ने 26 घंटों में क्या कर लिया, ये महिला है दुनिया की सबसे पहली महिला बन गई है सबसे तेज माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाली, सबसे तेज माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाली, माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाली महिला है। इसका नाम है क्या है दोस्तों, सांग इन हंग, सांग इन हंग, जो कि कहाँ की है, तो ये है दोस्तों हांगकांग की। कहाँ है ये, हांगकांग की यह महिला है जिन्होंने अभी हाल ही में 26 घंटों की बात हो रही है, लेकिन डाटा देख लो आप, फिक्स डाटा है इसका 25 घंटे और 50 मिनट, 25 घंटे और 50 मिनट में इन्होंने क्या कर ली, माउंट एवरेस्ट में चढ़ाई कर ली। अब माउंट एवरेस्ट में चढ़ाई की थी, तो ये कहाँ से होती है माउंट एवरेस्ट में चढ़ाई, नेपाल के नुकला से, नेपाल के नुकला जगह से माउंट एवरेस्ट में की जाती है चढ़ाई। और ये माउंट एवरेस्ट की हम बात करते हैं तो 8,848.86 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, इसमें इन्होंने चढ़ाई कर ली है, जो हांगकांग के निवासी है। इसके पहले भी इन्होंने प्रयास किया था, और वो प्रयास किया था इनके द्वारा 2017 में, और जो ये प्रयास किया गया था 2017 में इन्होंने चढ़ाई की थी, लेकिन सबसे तेज चढ़ाई नहीं की थी। और अभी हाल ही में जो सांग इन हंग है, इन्होंने 25 घंटा और 50 मिनट लगभग 26 घंटों में इन्होंने क्या कर लिया, माउंट एवरेस्ट को फतह कर लिया, सबसे तेज चढ़ने वाली ये महिला बन गई है दुनिया की। और इन्होंने नेपाल की एक महिला थी जिनको मैं आगे बताऊंगा, उनका इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। और हम बात करते हैं इसी में, तो नेपाल की मैंने बता दिया 8,848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये सारी चीजें देखिए आप, ये देखिए, तो हांगकांग टीचर है, रिकॉर्ड फास्टेस्ट एवरेस्ट असेंट बाय ए वुमेन, जो महिला द्वारा एक रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। ये देखिए आप कैसे चढ़ाई कर रही है, ये सारी चीजें, ये देखो इन्होंने 25 आवर और 50 मिनट में ये सारी चीजें कंप्लीट कर ली है। 2017 में इन्होंने चढ़ने की कोशिश की थी, ये सारी चीजें, ये है मैडम तसांग जो इनका नाम है, इन्होंने ये अभी हाल में ये रिकॉर्ड प्राप्त कर लिया, जो विश्व की पहली महिला है। इन्होंने किनका रिकॉर्ड तोड़ा, तो इनका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया, जिनका नाम है नेपाली वुमेन है पुंजो जांगो, क्या नाम है इनका, पुंजो जांगो, इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है किन्होंने, इन मैडम ने, जो कि हांगकांग की रहने वाली तसांग इन हंग है। आगे बात करते हैं, तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट की मैंने बात कर ली, माउंट एवरेस्ट की बात कर ली, तो माउंट एवरेस्ट को क्या बोला जाता है नेपाल में, माउंट एवरेस्ट को बोला जाता है सागर माता, क्या बोला जाता है,
सागर माता। इसके अलावा अभी हाल ही में मैंने आपको बताया पुमोरी चोटी पर महिला चढ़ी थी, जिनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। पुमोरी चोटी पर कौन सी महिला चढ़ी थी? तो वो चढ़ी थी बलजीत सिंह कौर। बलजीत सिंह कौर जो पुमोरी चोटी में चढ़ने वाली बात है महिला की, हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश की, है ना। हिमाचल प्रदेश की है, रहने वाली थी, है ना। ये सारी चीजें मैंने आपको ढंग से समझा दी। आगे चलते हैं, इसी में करते हैं बात। तो अभी हाल में जो बताया मैंने, तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं 29 मई 1953 को। कब? 29 मई 1953 को कौन चढ़े थे? सॉरी एक सेकेंड, 29 मई 1953 को सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले कौन कौन थे? हेलेरी एंड तेजनिंग नॉर्वे। क्या नाम था? हेलेरी एंड तेजनिंग नॉर्वे। और ये सबसे पहले चढ़ने वाले थे माउंट एवरेस्ट पे। 29 मई को ही मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। माउंट एवरेस्ट को सागर माता बोला जाता है नेपाल में। पुमोरी चोटी पर बलजीत सिंह जो चढ़ी थी, हिमाचल प्रदेश की ये रहने वाली थी। साथ में ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। इसके अलावा कामी रेता शेरपा है जो 25वीं बार चढ़ाई करने वाली, 25वीं बार कामी रेता शेरपा, ध्यान रखना है, आपको नोट कर लेना। कामी रीता शेरपा 25वीं बार रिकॉर्ड किया है इन्होंने, चढ़ने की रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने। 25वीं बार चढ़ने का रिकॉर्ड है इनका। कहाँ पर? माउंट एवरेस्ट में। आपको बताया दो के बाद में क्या बोला था चाइना ने नेपाल से, भैया कोरोना महामारी के चलते हमारे पर्वत रोए आएंगे और तुम तो हमारे यहाँ पर बॉर्डर खरीद दो, तुम्हारा अलग हमारा अलग। माउंट एवरेस्ट की देखो, चल मैं बताता हूँ आपको। देखिए ये माउंट एवरेस्ट की जो जगह है, जो इसकी पिक पॉइंट है, मतलब सबसे ऊपर की ये चोटी है, ये रहा माउंट एवरेस्ट का। यहाँ पर एक टाइम में लगभग 6 आदमी जा सकते हैं। कितने आदमी जा सकते हैं? 6 आदमी जा सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर भंडारा और लंगर लगता है ना, ऐसे आदमी यहाँ पर माउंट एवरेस्ट में चढ़ने के लिए जाते हैं। यहाँ पर कितना लगता है? $60,000 का, यहाँ पर $7,000 का यहाँ पर खर्चा आता है। और यहाँ पर जाते हैं नेपाल में। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ, मेरे भी अंदर तमन्ना है कि मैं भी माउंट एवरेस्ट में एक बार घूमने चला जाऊँ, लेकिन सोच कर ये रह जाता हूँ कहीं मैं यहाँ पर चला गया और यहाँ पर जाने के बाद में कैसे मेरे बदन से ये टूट गया, ये बर्फ का टूट के नीचे चला गया, तो इन सब का क्या होगा? ये आने जाने वालों को क्या होगा? तो इसीलिए मैं वापस क्या है मूड चेंज कर लेता हूँ। और मूड चेंज करके क्या है घर पे बैठा रहता हूँ मैं। ठीक है, मतलब अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं और यहाँ से देख लेंगे माउंट एवरेस्ट की। ये देखिए ये माउंट एवरेस्ट की 8,848.86 मीटर। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आगे चलते हैं और इसमें बात करते हैं नेक्स्ट की। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, ये देखो माउंट एवरेस्ट की फर्स्ट क्लाइंबर की मैंने बात बता दी आपको, हेनरी और तेजनिंग की, जो हार्वे 29 मई 1953 को चढ़े थे। इन्होंने माउंट एवरेस्ट, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। इसके बाद में देखो लेस देन 5 days पर शो सबमिट अटेम्प्ट्स, ये पहले की बात है, कॉस्ट की बात है। चढ़ने के $60,000 पर पर्सन का यहाँ का खर्च आता है। असफलता केवल ये सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं हो रहा है। 2 मिनट वीडियो देखने वाले वीडियो ना देखे, 2 मिनट देखने वाले वीडियो ना देखिए, पूरा देखकर जाए। सीखना है तो पूरा सीख के जाए। आपको पता है अगर आप पूरा देखोगे तभी तो आपको पता लगेगा कि मास्टर गुरुजी कैसे पढ़ाता है। मास्टर को अगर समझना है तो उसको एक बार पूरा देखो, पूरा समझने की कोशिश करो, उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करो, ये बताने की कोशिश करो कि हमारा जो मास्टर पढ़ा रहा है वो कंसेप्ट के साथ पढ़ा रहा है, कंसेप्ट के साथ उसके जो नोट्स बना रहे हैं अपन वो एग्जाम लायक है या नहीं है, जो कंटेंट देने की कोशिश की जा रही है वो सही है या नहीं है। ये सब चीज़ों को देखना की कोशिश करोगे, प्रयत्न करोगे, तभी तो आप गुरुजी को समझ पाओगे। तो सफलता जो असफलता केवल ये सिद्ध करती है आपकी कि आपने सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं किया, आए और चले गए, आए और चले गए, ये वाला रास्ता आपको नहीं अपनाना। आज का हम ट्यूशन करते हैं, जो कि हमने पिछले ट्यूशन की बात करते हैं, पिछले सत्र में हमने ये ट्यूशन नहीं किया था, इस ट्यूशन की हम करते हैं बात। तो हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, जिनको अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक पुरस्कार है और कनाडा का साहित्य गौरव पुरस्कार भी इनको मिला है। तो रमेश पोखरियाल निशंक इनको अभी हाल ही में किस योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मतलब डीबीटी का मतलब होता है
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसका ये फुल फॉर्म होती है डीबीटी। इसको प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी किन्होंने? रमेश पोखरियाल ने, जो कि शिक्षा मंत्री है। अब देखो मुद्दा क्या है, थोड़ा सा 1 मिनट ध्यान से सुनना। इसका आंसर हो जाएगा मध्याह्न भोजन योजना, जिसे बोला जाता है दोस्तों मिड डे मील। क्या बोला जाता है? मिड डे मील। ये आपने सुना होगा, जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको दोपहर का खाना दिया जाता है। आपको पता है दोपहर का खाना दिया जाता है। और अभी हाल ही में कोरोना के चलते हुए लगभग 2 साल होने में आए, 2 साल होने में आए, तो वो मिड डे मील की जो योजना है उसके तहत क्या होता है, बच्चों को पढ़ाई भी मिलती थी, अच्छा पोषण होता था, उनका व्यक्तित्व विकसित होता था, उनको जो खाने की जो इंटरेस्टिंग फैक्ट थे वो सारे मध्याह्न मील योजना, मिड डे मील योजना के तहत पहुंचाया जाता था। लेकिन कोरोना के चलते हुए लगभग 1.5 से 2 साल में ये सारी चीजें नहीं हो पाई है, मिड डे मील का फायदा बच्चे नहीं उठा पाए। तो रमेश पोखरियाल निशंक जी ने सोचा कि जो ये लाभ इनको डायरेक्ट पहुंचाया जाए। जैसे ये आप जानते हो गाँव में मनरेगा होती है, मनरेगा का जो पैसा आता है, जनधन जो आधार खाता होता है उसमें आता है। इसी के बारे में बोला गया है कि जो मिड डे मील योजना के तहत क्या करेंगे, बच्चों के जो माँ बाप है, अभिभावक है, बच्चों के जो खाते बन गए हैं उनमें क्या करेंगे, डीबीटी करेंगे, डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर करेंगे, जिसमें क्या होगा कि बच्चों को क्या है, उनका बेनिफिट मिल पाएगा और बच्चे क्या कर पाएंगे, अच्छा खाना पाना, अच्छा खाने का सिस्टम लगा पाएंगे। 1 सेकेंड, ठीक है। ये सारी चीजें, तो डीबीटी की जो स्थापना हुई थी, जो स्टार्ट किया था, वो किया गया था 2013 से। डीबीटी को स्टार्ट किया था 2013 से, और इसके तहत बच्चों के डायरेक्ट खातों में पैसा डलवाया जाएगा। अब 2 बार मिड डे मील की बात कर लेते हैं। मिड डे मील में क्या होता है, तो देखिए 1 सेकेंड। मिड डे मील में क्या होता है कि मिड डे मील में बच्चों को लगभग इसमें दिया जाएगा 1200 करोड़ रुपए। कितने? 1200 करोड़ रुपए की ये राशि है, धनराशि जो पहुंचाई जाएगी। ये बोला गया है किनके द्वारा? रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा। ये सारी चीजें देखिए, एजुकेशन मिनिस्ट्री टू प्रोवाइड मॉनेटरी असिस्टेंस टू स्टूडेंट थ्रू डीबीटी अंडर मिड डे मील स्कीम। ये सारी चीजें मैंने बता दी। ये देखिए बच्चे कैसे प्यार से खाना खाते थे, हमने भी खाया था दोस्तों एक टाइम पे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये मिड डे मील की योजना कब आई, कैसे आई, क्या स्कीम होती है, डिटेल में आपको एक फैक्ट डाटा में देता जा रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। देखिए कितना अच्छा खाना मिलता था बच्चों को, कैसे परोसा जाता था। और ये दोपहर में होता था जब उनका लंच होता था, पता है आपको, लंच होता था तब ये सारी सिस्टम होता था, तब खाना उपलब्ध कराया जाता था। इसमें क्या क्या बेनिफिट होता था? एक तो स्कूल में जो पार्टिसिपेट, जो बच्चों की आने की जो क्षमता थी, स्कूल में पढ़ने आते थे बच्चे, चले दिन का खाना मिलेगा, है ना, वो वाला सिस्टम होता था इसमें, है ना। ये सारी चीजें इसमें होती थी। साथ में उनको फिजिक जो साइकोलॉजिकल उनका जो बेनिफिट होता था, साथ में बच्चों की जो क्षमता होती थी क्लासरूम में पढ़ने आने की, वो इच्छा जागृत होती थी। घर से बच्चे कहते हैं खाने के लिए भी पढ़ने आते थे कि अच्छा खाना मिलेगा, पढ़ाई के साथ खाना भी मिलेगा। साथ में क्लासरूम को एक बच्चे भूखे नहीं करते थे, शाम तक वो अच्छी तरह से पढ़ते रहते थे, उसमें उनका हेल्थी ग्रोथ भी होता था। उनकी बात की है। साथ में रमेश पोखरियाल जी के द्वारा बोला गया है कि डीबीटी के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत जो मिड डे मील स्कीम है, इसमें 1200 करोड़ रुपए प्रोवाइडेड करवाए जा रहे हैं। ये सारी चीजें इनके द्वारा बोली गई है। डीबीटी क्या है, तो डीबीटी के बारे में मैंने आपको समझा दिया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ये कब स्टार्ट की गई थी, तो 1 जनवरी 2013 से इसको स्टार्ट किया गया था। 1 जनवरी 2013 से 43 डिस्ट्रिक्ट एंड 16 स्टेट में ये स्टार्ट की गई थी, जिसमें यूनियन टेरिटरीज फॉर दिस 25 स्कीम इसमें लॉन्च की गई थी, है ना। 25 स्कीम जिसे मनरेगा इनका डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर किया जाता है। ये सारी चीजें मैंने बात बता दी आपको। इसके अलावा आगे चलते इसमें बात करते हैं, तो इसमें बात करेंगे तो ये डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफर होता है, ये जो कोई भी बैंक होता है, पेमेंट ब्रिज होता है, कस्टमर बैंक अकाउंट होता है, इसमें क्या होता है आपकी सब्सिडी वगैरह होती है, जैसे कि सब्सिडी का पैसा हो गया, साथ में आपका मनरेगा का पैसा हो गया। ये सारी चीजें आपको जो मिलती है वो डीबीटी के माध्यम से मिलती है। बात करते हैं डीबीटी की, तो डीबीटी की जनवरी 1 जनवरी 2013 से स्टार्ट हुआ था। ये भारत में स्कीम चल रही है और इसमें अभी हाल ही में 2020 में 420 स्कीम के अंदर इसमें
आती है। और साथ में 26 मिनिस्ट्री के इसमें पैसा मिलता है, सब्सिडी दी जाती है। मिड डे मील की मैं आपके सामने बात कर लूँ, डाटा की मिड डे मील के सामने बात कर लो तो मिड डे मील में बात करते हैं। जो मध्याह्न भोजन योजना है, मध्याह्न के खाने की योजना है, स्कूलों में 1995 से स्टार्टिंग की गई थी। 1995 से स्टार्टिंग की गई थी 2400 ब्लॉक में। कब? 2400 ब्लॉक में। और ये स्टार्टिंग में आई थी तो 1 से 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए ये आई थी। लेकिन 2001 में ये क्या हो गई, तो 2001 में इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया और ये सभी जो ब्लॉक स्कूल है उनमें ये लागू कर दी गई। कब? 2001 से। ये सारे बीकेएम यूनिवर्सल इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल इसको ऑल स्टेट में ये लागू कर दी। पहले 2400 ब्लॉक में आई थी, 2001 में ऑल स्टेट में आ गई, ऑल स्टेट में आ गई। 2007 में इसको बढ़ा दिया गया और 7 में बढ़ा दिया गया। तो इसमें कहाँ पर बढ़ा दिया गया दोस्तों? अपर प्राइमरी जो स्कूल है इसमें ये लागू कर दी गई। मतलब पहले 1 से 5 तक मिलता था खाना बच्चों को, अब 1 से 8 तक मिलने लग गया। कब की बात है? 2007 की बात है। 2009 में इसको बच्चों के लिए जरूरी बना दिया गया कि आप इसमें क्या नाम है, एक तरह से अधिनियम बना दिया गया 2009 का। 2009 में इसमें एक तो लागू कर दिया और बोला गया कि बच्चों के लिए जरूरी हो गया ये खाना खिलाना, और इसको लागू कर दिया। और 2013 में तो दोस्तों इसको क्या कर दिया साथ में, 2013 में तो इन्होंने बोल दिया कि ये बच्चों का मूल अधिकार है, बच्चों का मूल अधिकार है। और मूल अधिकार है, आपको पता है 2009 राइट टू एजुकेशन RTE 2009, इसके तहत इसको लागू कर दिया गया और स्टेट में 1 से 8वीं के बच्चों के लिए। राइट टू एजुकेशन आपको पता है, और राइट टू इंफॉर्मेशन आपको पता है, सूचना का अधिकार। राइट टू इंफॉर्मेशन किसके अधिकार आता है? ये आता है 2005 का सूचना का अधिकार, और शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन 2009 में। ये फैक्ट है आपके सामने। मिड डे मील योजना का 1995 में स्टार्ट की गई थी, 1 से 5वीं तक की 2007 में, 2007 में 1 से 8वीं के बच्चों के लिए लागू कर दी गई। ये सारी चीजें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ये देख लो आप डाटा, ये आप डाटा देख लो, इसमें सारी चीजें बताई गई है, कब से कब तक कौन कौन सा स्कूल क्या क्या सारी चीजें इसमें योजनाएं लॉन्च की गई है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश की है। एक बार वीडियो पॉज करना और ये सारी चीजें आपका अगर लाइक लगती है आपके लाइक तो इसको नोट कर लेना। यूपीएससी प्रीलिम्स वाले बच्चे तो ये सारी चीजें ट्यूशन आंसर लिखने में काम आती है। इसमें बात करते हैं फैक्ट की, तो इसमें जो कैलोरी मिलती है, अगर हम सामान्य रोटी की बात करते हैं, सामान्य रोटी की बात करते हैं तो 100 से 120 कैलोरी हमें मिलती है सामान्य रोटी में। लेकिन जो कैलोरीज मिलती है प्राइमरी वाले बच्चों को 450 कैलोरी दी जाती है, अपर प्राइमरी वाले को 450। तो 1 से 5वीं तक और 5वीं से 8वीं तक के जो बच्चे 6वीं से 8वीं तक उनको 700 कैलोरी दी जाती है। और इसमें प्रोटीन की मात्रा रखी है 12 ग्राम, 12 ग्राम इसमें प्रोटीन की मात्रा, और इसमें 20 ग्राम इसमें प्रोटीन की मात्रा इनको दी जाती है मिड डे मील योजना के तहत। प्राइमरी को 450 और अपर को 700 है ना, ये दिया जाता है। इसमें इनको अच्छी तरह से प्रोटीन विटामिन सारी चीजें उपलब्ध हो जाती है। तो ये है दोस्तों आज का सेशन, जिसमें ये सारी चीजें देखो, आपकी तरह ये प्यारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, आपकी तरह ही आप भी ऐसे ही हो, पढ़ने में अच्छे हो, बस मेहनत करते जाओ, रेगुलरिटी बनाए रखो, साथ के साथ आप अपने आप से हौसला और बुलंद को बिल्कुल कम ना होने दो, है ना। ये सारी चीजें मैंने बता दी। और ये अक्षय पात्रा जो स्कीम है ये कर्नाटक की है, अक्षय पात्रा स्कीम, ये देख लिया आप, इनको भी देख लेना है ना। और बात करते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी जो एक्ट है वो 2013 का है। कब का है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है। इसका भी ध्यान रखना है कि ये तथ्यात्मक जानकारी है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया था। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल जो क्या होता है ये पढ़ लेना। इसमें क्या होता है कि बच्चों को जो इसके तहत जो योजना लॉन्च की गई थी, इसमें चावल 3 रुपए पर केजी, गेहूं 2 रुपए पर केजी दिए जा रहा था। तो ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं अग्निपथ। वक्स हो बड़े कड़े हो गने हो बड़े, एक पत्र छावे मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। ये सारी चीजें, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ और अग्निपथ, ये महान दर्श है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपर लथपर, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है।
पढ़ते जाना है, नोट करते जाना है। सेशन को शेयर कर देना, लाइक कमेंट कर देना। ये सेशन हमारा आपको पता है यूपीएससी, आरएस और बैंक एसएससी रेलवे के लिए चला हुआ है। तो सारी चीज़ें आपको नोट करते जाना है और नोट करके आपको इसको शेयर कर देना है। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल, धन्यवाद।